ये मीटिंग सार्वजनिक महिला उत्कर्ष संस्था के ज़ेर एहतमाम बइश्तराक ताउन यूनिसेफ, ये कन्वीनर इनकी सुजाता शिर्के मैडम करके यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरे महाराष्ट्र में रूटीन इम्यूनाइजेशन बच्चों के मुकर्ररा टीकाकरण, इन टीकों के ताल्लुक से जहाँ पर कमज़ोर कवरेज है या आदमी बेदारी है, उन जगहों पर अवेयरनेस और बेदारी लाने के लिए कभी वो रिलीजियस लीडर्स से रब्ता करती हैं, कांटेक्ट करती हैं, कभी मीडिया पर्सन से वो रब्ता करती हैं। चूँकि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए रिलीजियस लीडर से कोऑर्डिनेट करना, मसाजिद, मदारिस, उलमा, जो भी मजहबी शख्सियात हैं, ऐसे लोगों से अपील करवाना और उनका ओपिनियन लेकर, उनका ऑडियो वीडियो लेकर के उस कम्युनिटी में प्रसारित करना, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, टीकाकरण के ताल्लुक से बेदारी आए। और इसी तरीके से चूँकि मीडिया अपने आप में एक अहमियत का हामिल है, सब इस बात का एतराफ़ करते हैं, सभी को एहसास है, तो आज यहाँ पर आप सभी हजरात को इसलिए मदऊ किया गया, बुलाया गया कि आपके चैनल, आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए, फिर आपकी अपनी इन टुगेदर अपनी नशिस्तों में, या आप आर्टिकल लिखते हैं सहाफ़त के मैदान में, कोई मजमून लिखते हैं, तो भिवंडी की जो सूरत हाल मीडिया अभी यहाँ पर देखने वाली है, यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होने वाला है, वो मालूमात आप अपने कलम, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हमारे इस शहर में फैला सकते हैं कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, कितनी बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है, न लगाया जाए टीकाकरण तो कौन कौन सी बीमारियों से हमारे बच्चे मुश्किलात में गिरफ्तार हो सकते हैं। और कुछ वर्षों पहले की बात की जाए तो मुतअद्दिद ऐसी बीमारियां हैं जिनमें गिरफ्तार होकर हमारे बच्चे मौत के शिकार हो जाते थे, अपाहिज और मासूर हो जाते थे, और हमें पता भी नहीं चल पाता था कि बच्चा, उसकी मौत कैसे हुई, क्या बीमारी थी। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, उन बीमारियों की शनाख्त भी हो गई है, उनसे बचाव के ज़राए भी ढूंढ लिए गए हैं, और उस ज़राए में सबसे बेहतरीन ज़रिया टीकाकरण यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर बच्चों को बीमार होने से पहले उन बीमारियों से बचने के लिए ये टीके दिए जाते हैं। तो आज उसी के ऊपर ये मीटिंग है कि हम अपने शहर में जो कवरेज से रह गए हैं, और ऐसे तकरीबन 17-18% बच्चे हैं, और किसी भी कम्युनिटी से या शहर से या किसी इंडिविजुअल एक बच्चे से बीमारी को दूर रखने के लिए उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत का 95% होना, या कम्युनिटी या शहर में 95% से ज़्यादा कवरेज होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे शहर की सूरत हाल क्या है, आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए मैं बिला ताख़ीर जो आज के इस प्रोग्राम की कन्वीनर सुजाता शिर्के मैडम यहाँ मौजूद हैं, मैडम मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आएँ और मुख्तसर में आज की इस मीटिंग की अहमियत और इस प्रोग्राम के इनेकाद की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो उनकी ज़ुबानी हमारा आप सुनेंगे। सुजाता शिर्के मैडम। नमस्कार, मेरा नाम सुजाता शिर्के और महाराष्ट्र की कोऑर्डिनेटर हूँ मैं यूनिसेफ और सार्वजनिक महिला उत्कर्ष संस्था की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ यूनिसेफ और सार्वजनिक महिला उत्कर्ष संस्था का। यूनिसेफ तो आप सभी जानते हैं कि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ख़ास करके महिला और बच्चों के हेल्थ के ऊपर काम करती है। साथ ही महाराष्ट्र में जो है वो उनका काम अलग अलग तरह से चलता है। जैसे कि मराठवाड़ा एरिया है, वहाँ पर चाइल्ड मैरिज का काम चलता है। मालेगांव, नासिक और पूना, बॉम्बे, इस एरिया में इम्यूनाइजेशन के ऊपर काम चलता है। और भी है चाइल्ड राइट्स के ऊपर, सभी जगह पर काम चलता है। और बाकी के आदिवासी जो है नंदुरबार वगैरह वहाँ पर भी हेल्थ जो है एनजीओ भी काम कर रहे हैं। यहाँ तक यूनिसेफ, यूएनडीपी, गावी, ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारा काम सपोर्ट देने का काम कर रही हैं। महाराष्ट्र का जितना भी फिगर्स हम देखेंगे तो उसमें ये दो एरिया के फिगर जो है उनको बढ़ाने के लिए ये कोशिश जा रही है। अभी आप लोगों को हम लोग ने क्यों बुलाया है, पत्रकारों को क्यों बोलता है, क्योंकि फील्ड में तो काम कर रहे हैं, आशा वर्कर कर रहे हैं, आंगनबाड़ी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा कॉर्पोरेशन का वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने तरह से कर रहे हैं, एनजीओ अपने तरह से कर रहे हैं। फिर भी हम लोग ने मीडिया पर्सन को क्यों बुलाया, तो मीडिया पर्सन को इसलिए बुलाया कि हम मानते हैं कि मीडिया पर्सन ये एक चौथा स्तंभ है
बोलते और कलम में सबसे ज़्यादा ताकत रहती है। तो ये कलम अगर हमें सपोर्ट दे तो शायद हम जो अचीवमेंट है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप को नॉलेज बढ़ जाए, अवेयरनेस हो जाए इसके बारे में, ताकि हमारा भिवंडी का भी स्तर ऊंचा हो इस इधर में। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर मीडिया को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इम्यूनाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या उसका महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम मीडिया के थ्रू से अवेयरनेस करने के लिए कोशिश करें। अगर मीडिया कुछ लिखती है इसके बारे में, मीडिया कुछ लिखती है इसके बारे में, तो एक आम पब्लिक में उसका असर बहुत होता है। आम पब्लिक ये चाहती है, आम पब्लिक ये सोचती है कि अगर मीडिया लिखती है तो ये प्रॉब्लम है और हमें कुछ करना चाहिए। जैसे हम मौलवी की भी मीटिंग लेते हैं, बाकी की भी लोगों को जो कम्युनिटी में फ्रंट वर्कर है वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा इसके बारे में आप लिखेंगे। हम तो चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो आप लिखते हैं, मगर कभी कभी कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं शोध पत्रिका, वो ढूंढते हैं कहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर कहाँ उसकी जड़ें हैं और क्या करना चाहिए, ऐसे ढूंढते हैं। और वो मुझे लगता है कि वो पत्रकारिता भी एक बहुत अच्छी होती है कि जो आम पब्लिक को उसका ये मतलब महत्व इम्पोर्टेंस क्या है वो पता चलता है। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसे कि जो वो जड़ कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है और उसको ढूंढ के वो हाईलाइट कैसे करना है और उसके लिए क्या करना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है, यही हमारी ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग लिखें इसके बारे में। अगर आपको कुछ सपोर्ट लगेगा, आपको आशा वर्कर की इंटरव्यू लेना है, आपको डॉक्टर की इंटरव्यू लेना है, आपको मौलवी की इंटरव्यू लेना है जो अच्छा काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, दो चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि बहुत सारी जो गैप है उसको ही ज़्यादा हम ढूंढते हैं, क्योंकि वो हमारे पत्रकारिता की आदत रहती है। मैंने भी जर्नलिस्ट का ये किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और जो अच्छी बात होती है वो ज़्यादा नहीं आती है, अच्छे काम का भी ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि हम जो गैप है वो ढूंढने से अच्छा है कि जो अच्छा काम हो रहा है उसको भी आप अगर हाईलाइट करेंगे तो ठीक रहेगा। ये मेरी विनती है आपसे, तो यही मकसद है और आप कोशिश करेंगे कि इसको ये बताता चलूँ कि आज हमारे स्पीकर ने सबसे पहले डॉक्टर किशोर चौहान साहब जो थाने डिस्ट्रिक्ट के सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम WHO, और इसके बाद डॉक्टर के खास से आप सभी वाकिफ हैं, हमारे शहर में IGM हॉस्पिटल में आप सुपरिटेंडेंट रहे हैं और उसके बाद मुंबई जाकर के आप पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करते रहे थे और रिटायरमेंट के बाद फिर वापस भिवंडी शहर में जब कोविड के मसाइल से हमारा आप जूझ रहे थे तो आपने बड़ी खुशुसलूबी से ऐसे हालात में भी भिवंडी शहर को कठिनाइयों से बाहर निकाला था। और एक बार जब भिवंडी शहर से वापस आप सबकदोशी रिटायर अपनी खिदमत कर चुके तो गवर्नमेंट वापस यूनिसेफ ने आपको सीनियर कंसल्टेंट के नाम से पूरे महाराष्ट्र में ऐसे मुश्किल हालात में ऐसे मुश्किल मकामात पर काम करने के लिए आपको वापस इनकी खिदमत हासिल की हैं। तो हम वकील में उनसे भी और हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बुशरा सैयद जो कि सुबह में कमिश्नर के साथ मीटिंग होती है कि आज दिन भर क्या क्या करने वाले हैं, तो उस मीटिंग से फारिग होकर यहाँ आने वाले हैं। तो मेरा ताखिर जो कि फ्राइडे में डॉक्टर किशोर चौहान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सर आज का जो अहम प्रेजेंटेशन RI के ताल्लुक से है वो मीडिया के साथ ज़्यादा वक्त ज़ाहिर है, वेलकम डायरेक्टली टू टॉपिक। आज की जो हमारी मीटिंग है इसमें हमें बच्चों में जो बीमारियां होती हैं उस बारे में डिस्कशन करना है, उनका वैक्सीनेशन के बारे में। इसके पहले हमने एक बहुत बड़ी बीमारी खत्म कर दी जिसको हम बोलते थे स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी, और वैक्सीन के जरिए खत्म किया उसको। बाद में हमने दूसरी और एक बीमारी को खत्म किया, पोलियो की बीमारी को। पोलियो की बीमारी की बहुत कोशिश की गई, आप भी उसमें कैसे भागीदार हैं, आप भी उसमें स्टेक होल्डर हैं, हमारे साथ हम सब मिलकर उसको ये किए। और ये पोलियो जो है पिछले 13 साल से हमारे हिंदुस्तान में एक भी पोलियो केस नहीं, हालांकि पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुआ है लेकिन हमारे हिंदुस्तान से खत्म हो गए। तो ये इसके बारे में अभी बाकी और भी बीमारियां हैं, जैसे कोविड की बीमारी जब आई थी उसके बाद में कई बच्चों का लसीकरण या टीकाकरण रह गया था,
उसके बाद में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक आया, जिसे हम मीजल्स बोलते हैं, जैसे खसरा बोलते हैं, मराठी में गोवर बोलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा आउटब्रेक पूरे हिंदुस्तान में, स्पेशली शहर के एरिया में आया, जहाँ पर इसका वैक्सीनेशन कम था और इसमें कई बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी सीरियस हो गई है कि इन जो ऐसे जो पॉकेट्स है जहाँ पर वैक्सीनेशन कम है, वहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कवरेज कैसे बढ़ाया जाए। जैसे भिवंडी है, मालेगांव है, मुंब्रा है, वैसे जैसे गोवंडी का एरिया है बम्बई में, परभनी है, नंदुरबार है, धुलिया है, ये ऐसे जहाँ पर जो कवरेज कम है, जहाँ पर ये बहुत सारे मरीज मिले, कई बच्चों की मौत हो गई, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन बढ़ाने की कोशिश हो रही। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन से WHO है, यूनिसेफ है, बाद में UNDP है और GSY करके है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खुद मिल के यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो अभी इसी के तहत हमारे यहाँ पे 8, 9, 10 लोग करीब करीब अभी काम पे नए लोग लगे सिर्फ वैक्सीनेशन में पूरे एरिया में काम करने के लिए। आप हम सभी जानते हैं कि बच्चा और माँ ये एक ग्रुप ऐसा है जिसमें बीमारियाँ थोड़ी ज़्यादा होती है, ये थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो इनकी सेहत के लिए बहुत सारी कोशिश गवर्नमेंट करती है, पूरी दुनिया में सभी गवर्नमेंट करती है। वैसे हमारे यहाँ पर ये इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम और सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये करीब करीब 12-13 बीमारियाँ हैं जो ज़्यादातर बच्चों में होती है, 5 साल के अंदर के बच्चों में। इसे हम बोलते हैं किलर डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन। इनके हम जब लिस्ट देखेंगे और उनके बारे में एक मिनट में उसकी जानकारी लेंगे। जैसे TB है, पोलियो है, डिप्थेरिया यानी गलघोटू, बाद में परटूसिस यानी काली खांसी, टिटनस धनुर्वात, मीजल्स यानी खसरा, रूबेला का नाम नहीं है मराठी या हिंदी में, हमारे यहाँ पे नाम नहीं है उसके लिए, हेपेटाइटिस B यानी पीलिया, और निमोनिया मेनिंजाइटिस, बाद में डायरिया की बीमारी। ये इतनी सारी जो बीमारियाँ हैं ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, इसकी वजह से कई बच्चों की जाने जाती है। अभी वो कम हो गई है क्योंकि हमारा टीकाकरण पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी ये मौतें कुछ बच्चों की डेफिनेटली हो रही है। अगर हम एक इंडिकेटर इन्होंने निकाला हुआ है जिसे हम बोलते हैं अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है, 5 साल के नीचे के बच्चों में कितने बच्चों की मौत होती है, तो उसका एक इंडिकेटर निकला है कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 5 साल तक पहुँचने तक उसमें से 32 बच्चों की मौत होती है हमारे हिंदुस्तान में। 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 5 साल तक पहुंचने तक उसमें 32 बच्चों की मौत होती है हमारे हिंदुस्तान में। वही इंडिकेटर हम बाकी देश में अगर देखेंगे तो बांग्लादेश में वो 29 है, इनसे थोड़े बेहतर है, पाकिस्तान में 65 है, इनसे थोड़े और अच्छे हैं, सऊदी अरब में फिर सिर्फ 7 बच्चों की मौत होती है। मतलब वो कौन से 7 बच्चे होंगे जिनको कंजेनिटल यानी पैदाइशी अगर कोई बीमारी होगी, माँ के पेट के अंदर से बीमारी, वैसे बच्चे की मौत होती होंगी, अदरवाइज इन बीमारियों से वहाँ पर किसी की मौत नहीं होने देते। और देखिए चाइना का भी 7 है और अमेरिका का भी 6 है। तो जिस कंट्री में ये प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चलते हैं वहाँ पर ये सब बच्चों की मौत हम रोक सकते हैं। तो वो लेवल तक हमें हिंदुस्तान में पहुँचना है। पहली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस की, सभी TB की सभी को हमें मालूम है। खांसी की TB जो होती है, ये खांसी वाली TB जो है ना बच्चों में कम होती है, उनमें जो TB होती है वो दिमाग का TB ज़्यादा होता है, जिसे हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं, वो वाला TB ज़्यादा होता है, इसमें कई बच्चों की मौत हो जाती है। अगर ये TB मेनिंजाइटिस हो जाए या तो बच्चे की मौत होगी, अगर बच गया तो भी वो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं रहता है, दिमागी तौर पर वो कमज़ोर रहता है। दूसरी बीमारी जो है हमारी पोलियो, इसके बारे में हम सभी को मालूम है, सभी ने इसमें कोशिश की है और ये पोलियो को हमने अभी खत्म कर दिया हमारे हिंदुस्तान से। हालांकि ये पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसके प्रोग्राम अभी भी चल रहे हैं। साल में 1 पल्स पोलियो का या 2 पल्स पोलियो का प्रोग्राम जरूर करते हैं और बच्चों को पोलियो ड्रॉप जो पिलाते हैं, जो बच्चा पैदा होता है 1 साल के अंदर, वो सब हम लोग उसको ड्रॉप अभी भी पिला रहे हैं, वो प्रोग्राम अभी तक बंद नहीं हुआ है। तीसरी बीमारी है डिप्थेरिया, जिसका नाम हम हिंदी में बोलते हैं गलघोटू बीमारी। इसमें क्या होता है कि गले के अंदर ये जो जरासी में अंदर जाके बैठ जाता है और जब बढ़ता है वो, तो वहाँ पर एक बड़ा पर्दा तैयार करता है और वो पर्दा धीरे धीरे बड़ा होकर सांस की नली को बंद कर देता है और बच्चे की सांस रुकने से मौत हो जाती है। हालांकि बीमारी अभी हमारे यहाँ कम हो गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। अभी भी 1-1, 2-2, 3-3 मरीज हमारे यहाँ मिलते हैं। इसका स्पेशल हॉस्पिटल जो है वो कस्तूरबा हॉस्पिटल है, जिसे हम इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बोलते हैं। ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वहाँ पर जाके एडमिट होते हैं बच्चे, और उनमें से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ से कितने केस वहाँ पर गए। ये जो बच्चा है हमारे भिवंडी का है, अमन रिजवान अंसारी, 2015 की बात है, 7 साल का बच्चा है। इसको टीकाकरण नहीं हुआ था और इसको भी जो डिप्थेरिया है उसके गले के अंदर देखो सफ़ेद पैच दिख रहा है। तो ये जब डॉक्टर गोरे के पास गया था, उन्होंने इसका फोटोग्राफ लिया, हमें भेजा, तो ये बच्चे को तुरंत कस्तूरबा भेजे, लेकिन 4 दिन के बाद में बच्चे की वहाँ पर मौत हो गई, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया तो फिर उसके लिए कोई इलाज भी इसके ऊपर काम नहीं करता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, हालत कम हो गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है।
ये हो गई डिप्थीरिया। बाद में काली खांसी जिसे हम पर्टुसिस बोलते हैं या वूपिंग कफ बोलते हैं। तो ये जो बीमारी, इसका नाम है 100 डेज कफ, यानी 100 दिन तक बच्चा खांसता है और कोई भी दवाई से उसकी खांसी कम नहीं होती। इतना खांसता है बच्चा कि आप अगर बच्चे को देखेंगे तो आप रोने लगेंगे, इतनी तकलीफ उसको बच्चे को होती है। उसको सांस लेने को भी फुर्सत नहीं मिलती, इतनी खांसी उसमें होती है। तो ये कभी कभी इतनी खांसी आती है कि इससे यहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है, देखिए यहाँ पर खून जमा हो जाता है। कई बार जो है ना सर की जो नसें हैं, कई बार जो है सर की नसें फट जाने से बच्चे की तुरंत मौत हो जाती है। बहुत खतरनाक बीमारी, कम हो गई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। अगर टेटनस के बारे में आप सभी को मालूम है, जिसे हम धनुर्वात कहते हैं, ये टेटनस की बीमारी है अभी एकदम कम हो गई है। ज्यादातर ये बीमारी जो है ना, जो नया बच्चा पैदा होता है उसमें होती है। डिलीवरी के टाइम में ये जो जरासीम में उसके तक पहुंच जाता है। तो ये बीमारी अभी करीब करीब इंडिया में 0 के लेवल पे आ गई है बच्चों में। बड़े लोगों में होती नहीं है क्योंकि हम लोग चोट वगैरह लगे तो हम लोग तुरंत टिटेनस के इंजेक्शन ले लेते हैं, इसके लिए किसी को नहीं होती है। और बच्चों में अभी इसलिए नहीं हो रही कि हम लोग मदर को, जो प्रेग्नेंट वीमेन जो है उनको हम लोग उनको रजिस्ट्रेशन करके 2 टिटेनस की इंजेक्शन देते हैं। वो टिटेनस का इंजेक्शन का प्रमाण जो है हमारा, इवन भिवंडी में भी हमारा करीब करीब 100% है। 100% वो यही टिटेनस इंजेक्शन देने के बाद भी माँ के अंदर जो बीमारी से लड़ने की ताकत आती है, वही ताकत बच्चे को भी मिलती है और अगले 1.5 महीने तक वो बच्चे के अंदर रहती है। तो ये इसके दौरान बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और किसी को भी टिटेनस की बीमारी नहीं होती है। और 1.5 महीने के बाद में हम लोग जो टीकाकरण करते हैं उसमें भी हमारा टिटेनस का इंजेक्शन वहाँ से शुरू हो जाता है। इस तरह से टिटेनस की बीमारी हमारी एकदम अभी कम हो गई, 0 के करीब हो गई। WHO से भी हमको इसका सर्टिफिकेट मिला है 2015 में कि भाई हिंदुस्तान में टिटेनस की जो बीमारी बच्चों में होती थी पहले, वो अभी एकदम कम हो गई, 0 के ऑलमोस्ट 0 के लेवल तक आ गई है। छठी बीमारी है मीजल्स यानी खसरा, गोवर। ये बीमारी दिखने में बहुत आसान सी बीमारी है लेकिन ये आसान नहीं है। हमने कभी किसी ऐसे सुना नहीं है कि भाई ये बच्चे की गोवर से या मीजल्स से या खसरे से मौत हो गई, अभी कहीं सुना नहीं है। लेकिन इस बीमारी से कई बच्चों की मौत होती है। इनफैक्ट ये नंबर 1 किलर डिजीज है अमंग दी 5 साल के बच्चों के अंदर, नंबर 1 किलर डिजीज है। तो ये इसमें क्या होता है कि ये बच्चों को ऐसे लाल लाल दाने आते हैं, आंखें लाल होती है, बुखार आता है, नाक से पानी बहता है। 7-8 दिन के अंदर बच्चा हो जाता है, उसको नहला देते हैं, बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस बीमारी की वजह से बच्चे के अंदर बाकी बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है, तो हमें क्यों नहीं होती बीमारी, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत बनी हुई है। वो बच्चों के अंदर वो ताकत खत्म हो जाती है और 2-3 हफ्ते के बाद में बच्चा जो है बीमार होता है। फिर उसको निमोनिया होगा, टीबी होगा, डायरिया होगा और उसमें कई बच्चों की मौत हो जाती है। और जब उसमें मौत होती है तो कोई ये नहीं सोचता कि भाई इसकी मौत वो मीजल्स की वजह से कोई नहीं समझता है। वो यही समझता है कि भाई ये डायरिया, निमोनिया, टीबी से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी असली वजह क्या है? वो मीजल्स की बीमारी उसकी असली वजह है। इसमें कई बच्चों की मौत होती है। पिछले साल हमारे यहाँ पर जो आउटब्रेक आया था, अभी जो 2022 में, हमारे भिवंडी में 1080 बच्चों को बीमारी हुई थी। उसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई, कन्फर्म डेथ, वो एकदम लेबोरेटरी से कन्फर्म किया हुआ है। और बिना कोई रिपोर्ट नहीं हुए और बच्चों की कहीं मौत हुई होगी, वो हमें नंबर नहीं मालूम। तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है, ये बीमारी को हमको खत्म करना है। आपको याद होगा कि 7-8 साल पहले इसका एक कैंपेन हुआ था, MR कैंपेन करके, आपने सुना होगा। तो तभी वो MR कैंपेन, तभी हमने ये इसका वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन बच्चों का किया था, तभी कम हो गया। लेकिन कोरोना के पीरियड में कई बच्चों का वैक्सीनेशन रह गया, इसके बाद में ये आउटब्रेक वहाँ पे शुरू हुआ। तो इस बीमारी में, ये बीमारी दिखने के लिए खतरनाक, आसान से लेकिन खतरनाक है। जैसे कि आँख कभी कभी खराब होती है, कभी वो ब्रेन का बीमारी एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, कभी निमोनिया होता है, कभी डायरिया होता है, इसमें बच्चों की मौत हो जाती है। दूसरी जो उसकी साथ वाली बीमारी है वो है, ये देखिए, ये हमारे मीजल्स के डेथ है जो 2022 में हुए थे। 1081 केस हमारे यहाँ पे भिवंडी में हुए थे, इसमें 4 बच्चों की मौत हुई। KDMC में 1 बच्चे की मौत हुई, KDMC में कल्याण में, थाने कॉर्पोरेशन में 3 बच्चों की मौत हुई, ये वसई जिला में 3 बच्चों की मौत हुई। तो ये कभी हमने सुना नहीं था कि भाई मीजल्स की वजह से भी डेथ होती है, लेकिन वो साल में 2022 में बहुत बच्चों की मौत हुई पूरे हिंदुस्तान में। अब अगर हम दूसरी बीमारी देखें जो है रुबेला है, ये जो रुबेला दिखता है राइट साइड में देखिए, ये मीजल्स के जैसे ही वैसी बीमारी है, लेकिन बहुत माइल्ड है, सौम्य है, एकदम हल्की सी बीमारी है। थोड़े से हल्के लाल लाल दाने आते हैं, मामूली बुखार आता है, 1 या 2 दिन में चला जाता है। हम सबको बचपन में ये बीमारी होके गई, हमें मालूम भी नहीं पड़ा। ये बीमारी से कोई तकलीफ नहीं होती, रादर ये बीमारी हमको मालूम भी नहीं पड़ती। इसके लिए हमारी हिंदी में, मराठी में इसका नाम भी नहीं है बीमारी का,
क्योंकि हम इसको बीमारी समझते नहीं, क्योंकि इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। ये बीमारी का एक ही प्रॉब्लम है, यही हल्की सी सौम्य बीमारी जो है, ये अगर हमल वाली महिला को हो जाए, प्रेग्नेंट वुमन को अगर पहले 3 महीने में हो जाए, उसका गर्भ के ऊपर असर होके फिर वो गर्भपात होता है, अबॉर्शन होता है, या बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, या अगर जिंदा भी पैदा होता है तो फिर उसको डिफेक्ट होते हैं, जैसे सुनाई नहीं देता है, वो दिखता नहीं है, अंधा होता है, हार्ट डिजीज होता है और दिमाग से कमजोर होता है, जैसे ये फोटो में दिखाया है। जैसे इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं और ये बच्चे जिंदगी भर माजूर रहते हैं। ये भी बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत कम है लेकिन है, जब होती है तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो ये बीमारियों के, ये सब बीमारियों के हमारे पास टीके हैं, इसका प्रोग्राम भी है, खाली ये सब टीके हमारे सब बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। इसके बाद में अगली बीमारी है हेपेटाइटिस बी यानी पीलिया की बीमारी। हेपेटाइटिस बी यानी लिवर की बीमारी यानी पीलिया की बीमारी। ये इसका जो वैक्सीन दिया जाता है वो पीलिया के लिए नहीं दिया जाता है। ये जो जीरासिम है हेपेटाइटिस बी, ये एक बार बदन में अगर चला जाए, शरीर में चला जाए तो जिंदगी भर शरीर में रहता है, बाहर नहीं निकलता है। और ये वायरस की वजह से फिर बाद में 30 साल से 50 साल की 60 साल की उम्र में इसका लिवर कैंसर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिवर कैंसर, ये राइट साइड में जो लिवर है उधर का नॉर्मल है, इधर का देखो कैसा सिकुड़ गया है। तो ये लिवर कैंसर अगर हो गया 3 महीने के अंदर में आदमी की मौत हो जाती है, कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, उसको 40 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं होता है। बहुत खतरनाक बीमारी, एक बार हो जाए तो 3 महीने के अंदर उसके डिश। मैंने कई पेशेंट देखे ऐसे नजदीक, हमारे डॉक्टर की भी बहुत मौत हुई है लिवर कैंसर से। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इसकी जो वैक्सीन है हम लोग पिछले 15 साल से सब बच्चों को दे रहे हैं। जिनको ये वैक्सीन मिला है उनको लिवर कैंसर कभी नहीं होगा, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको आगे जाके लिवर कैंसर जरूर, दादा कोई भी बीमारी जो वैक्सीन नहीं लिया होगा वो बीमारी आगे जाकर उनको कभी भी हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका रोकने का जरिया सिर्फ वैक्सीनेशन है और वो बचपन में ही हम लोग दे सकते हैं। बाद में एक बीमारी है न्यूमोकोकल एंड HIV, यानी 2 अलग अलग जीरासिम है। न्यूमोकोका, इससे निमोनिया भी होता है, मेनिंजाइटिस भी होता है। और दूसरा एक जो जीरासिम उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, उसका नाम है, इससे भी निमोनिया और मेनिंजाइटिस होता है। दोनों से दोनों बीमारियां होती है और इसकी वजह से कई बच्चों की मौत होती है। इसके वैक्सीन भी हमारे पास में मौजूद है। ये वैक्सीन जब बच्चों को दिया जाता है तो ये सब बीमारियां कम हो जाती है। अभी अगर आप कोई पीडियाट्रिशियन को जाकर पूछेंगे, वो बताते हैं अभी कि ये जब वैक्सीन से आपने शुरू किया तब से ये बीमारियां बहुत कम हो गई है। इसमें से इसकी जो वैक्सीन है, ये न्यूमोकोका जो है, उसका निमोनिया और उसका मेनिंजाइटिस होता है, उसकी वैक्सीन की कॉस्ट है, मतलब प्राइवेट में अगर लिया जाए 2500 रुपये एक डोज का लेते हैं, तो वो एक 2500 3 डोज देना पड़ता है, तो 7500 रुपये सिर्फ ये वैक्सीन का होता है। अगर आप ये कैलकुलेट करें कि जितनी वैक्सीन गवर्नमेंट दे रही है, ये अगर हम लोग प्राइवेट में सब वैक्सीन अगर लेते हैं तो उसकी कीमत है 25,000 तक आती है। 25,000 से ऊपर इसकी कॉस्ट जाती है। ये सब वैक्सीन गवर्नमेंट में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये हो गया। और लास्ट में जो है रोटावायरस की बीमारी है, जो डायरिया की है, जुलाब की बीमारी जो बच्चों में होती है, ये बीमारी से कई बच्चों की मौत होती थी। अब ये जो रोटावायरस वैक्सीन हमने 3-4 साल पहले से शुरू किया, तब से ये बीमारी एकदम कम हो गई। बच्चों के डॉक्टर के पास जब मिलने जाते हैं वो बोलते हैं कि यार वो डायरिया तो पूरा खत्म हो गया। इतने केस आते थे हमको बरसात में कि अभी एक आध दूसरा मुश्किल से आया तो है, ये पेशेंट ही एकदम कम हो गए। इतना इसका असर इतना अच्छा है। ये बहुत अच्छा वैक्सीन है, इससे हमारे कई बच्चों की जान बच गई है। तो इतने सारे जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां, इसके सभी के वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। किसी का 1 डोज देना पड़ता है, किसी के 2 डोज है, किसी के 3 डोज है। ऐसा मिला के इसके सब के कॉम्बिनेशन मिला के एक ऐसा उसका प्लान तैयार किया गया। उसको बोलते हैं हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कि भाई किस तरह से बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाए। इसमें दिया हुआ है, देखिए पैदाइश के वक्त उसको BCG पोलियो हेपेटाइटिस बी 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ता, 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में इतने सारे वैक्सीन उसको लगेंगे। फिर 9 से 12 महीने में ये लगेगा और 18 से 24 महीने में लगेगा और 5 साल में ही लगेगा। इस तरह से ये सभी वैक्सीन जो है हम कितनी बार देते हैं? 3 और 3, 6 और 1 7 बार देते हैं। तो 5 साल में बच्चा अगर हमारे पास 7 बार आता है तो उसको ये सभी वैक्सीन उसको मिल जाते हैं, सब वैक्सीन मिलते हैं 5 साल में 7 बार। तो उसका एक स्लोगन भी बनाया गया, अमिताभ बच्चन भी एडवर्टाइज करते हैं कि 5 साल में 7 बार, छूटे नहीं टीका एक भी बार। तो ये स्लोगन भी हम लोग थोड़ा इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश करेंगे। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता, तो उनको समझाते भाई आपको 7 बार हमारे पास आया है तो आपका बच्चा पूरी तरह से इन बीमारी से पूरी तरह से महफूज रहेगा। तो एक स्लोगन हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब ये जो टीके हम देते हैं, ये टीके देने के बाद में बच्चों को बीमारियां नहीं होती हैं। अब तो ये टीके की अहमियत क्या है, क्या होता है टीके से? टीके से अपने शरीर के अंदर वो बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है।
ताकत बढ़ती है। उसमें आप एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा स्मॉल पॉक्स है ना, बड़ी चेचक उस जमाने की, आप में से किसी ने भी नहीं देखी होंगी। मैंने बचपन में एक केस देखी, मैं जब छोटा था तो मेरे नेबर के एक बच्चे को हुआ था, तो मुझे अभी भी उसका ये याद है कि वो कैसे दिखता था। इस तरह से खतरनाक बीमारी हमारी खत्म हो गई सिर्फ टीके की वजह से। ये एक क्लासिकल फोटोग्राफ है, देखिए यहाँ पर ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, दोनों जुड़वा है, एक को वैक्सीन लगाया था, एक को वैक्सीन नहीं लगाया था, तो देखिए कितना फर्क है। और उसमें अगर ज्यादा सीरियस हो जाए तो बच्चों की मौत हो जाती है। स्मॉल पॉक्स आप अगर पुराने लोगों को अगर पूछेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि बड़ी चेचक की बीमारी इतनी खराब थी कि एक बार अगर गांव में घुस जाए तो एक एक घर में दो दो बच्चों की मौत हो जाती थी, 4 बच्चे तो एक की मौत या 2 की मौत, इतनी खतरनाक बीमारी थी। और ये यहाँ पर देखिए राइट साइड में फोटोग्राफ है, गीता बाली डाइड ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। गीता बाली ने शम्मी कपूर की वाइफ, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी उस जमाने की, इन्होंने वो स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं लिया था, तो उम्र के 36 साल में उसको स्मॉल पॉक्स हो गया और उसमें उसकी मौत हो गई। कुछ नहीं कर सके, क्या नहीं था उनके पास में, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन एक बार बीमारी हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो छोटा रहो, गरीब रहो, अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी एक्ट्रेस सिर्फ एक गलती की वजह से, ये वो टीका कहीं भी मिलता था, रेलवे स्टेशन पे कहीं पे भी लगता है, कहीं पे भी मिलता था, लेकिन उन्होंने वो टाइम पे अभी वो उनका माहौल अलग था, शायद उनके उसमें कॉन्टैक्ट में आए नहीं होंगे, हीरोइन से कोई जाके बात नहीं की होगी, भाई आपको लेना है, किसी ने बताया नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, तो उनकी इसमें मौत हो गई। और भी अभी देखो पोलियो में भी ऐसे उदाहरण है, ये हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट है 1945 फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इनको पोलियो हुआ था, बड़े उम्र में हुआ था। और जब इनको पोलियो हुआ तो उसके बाद में पोलियो का रिसर्च हुआ 1945 के बाद 1954 में पहला पोलियो का वैक्सीन तैयार हुआ। उनको जब पोलियो हुआ तभी उसका रिसर्च बढ़ा और उसके बाद में वैक्सीन तैयार हो गया और उसके बाद में वैक्सीन जो पूरे दुनिया में देने लगे। ये है महमूद का लड़का, महमूद के बच्चे को पोलियो हुआ था, बहुत रोया था, बहुत रोया, कुछ नहीं कर सका, हम बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन कुछ नहीं कर सका। बाद में बच्चा मुझे लगता है 30-32 साल की उम्र, उसकी कुछ और वजह से मौत हो गई, लेकिन पूरी तरह से वो अपाहिज था, पैरालिसिस था। उसके ऊपर उसने पिक्चर भी निकाला था कुंवारा बाप, और उसमें जो छोटा बच्चा है ना पोलियो वाला, वो वही बच्चा है जिसको पोलियो हुआ था, वही बच्चा है। तो उसमें लास्ट में उसने बताया भी है कि हर बच्चे को 2 ड्रॉप पोलियो के ड्रॉप पिलाओ कर, जैसे उसने अपील भी किया है पिक्चर में। ये हमारी आखिरी पोलियो की केस है अपने हिंदुस्तान की, 2011 में वेस्ट बंगाल में हुई थी। 2011 के बाद, रुखसार मानो, 2011 के बाद में हमारे हिंदुस्तान में एक भी पोलियो का मरीज नहीं, एक भी नहीं है, गारंटी से एक भी नहीं है। इसकी तरह से पूरी कोशिश सब चेक करते रहते हैं हम लोग। बाद में अगर कहीं पोलियो बचा है तो ठीक से नहीं दिख रहा है, हमारे पूरी दुनिया से खत्म हो गया। हमारे पड़ोस के 2 देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, एक छोटा सा इतने एरिया में पोलियो बचा है, बस वहाँ का पोलियो खत्म हो गया तो जैसे चेचक का खत्म हो गया, इसका वैक्सीनेशन भी बंद हो गया, उस तरह से हमारे पोलियो का भी वैक्सीनेशन, ड्रॉप पिलाना भी पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब ये जो टीके हैं, ये टीके हमें मालूम है कितने अच्छे हैं, बीमारी रोक सकते हैं, और सब 100% बच्चों को देंगे तो क्या होगा, तो जरासीम को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो जरासीम पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। जैसे चेचक में हुआ, जैसे पोलियो में हुआ, तो वैसे हर बीमारी को हम करेंगे, काफ़ी बीमारियां दुनिया से खत्म हो सकती है, लेकिन 100% बच्चों तक वो पहुंचना चाहिए। तो 100% बच्चों को, तो वो हमारा टीकाकरण का प्रमाण कितना है, पूरी दुनिया का है वो 84%, यूरोपियन कंट्री का 96%, बांग्लादेश 90%, पाकिस्तान 66%, ये थोड़ा 72% हो गया पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया 92%, इंडिया का 91% और भिवंडी का हमारा है 86%। तो हमें जाना है वो 95 के ऊपर लेके जाना है। हम लोग बहुत कम था, हमारा बहुत कम से लेके हम बढ़ा के हमको 86 तक आके अभी रुक गए। अब 86 से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए हमें सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है, NGOs यहाँ पर आज हाजिर है, उनके सब रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। ये जो प्रमाण है हमारा है 86%, KDMC कल्याण डुंगरी 96 है, MDMC 99% है, नवी मुंबई 100%, TMC 99%, थाने 95, वसई 96, सभी का 95-96 के ऊपर सबका, हमारा उसमें 86% है। हालांकि हम महाराष्ट्र में सबसे आखिर में नहीं है, महाराष्ट्र में हम लोग पीछे 4-5 को पीछे छोड़ के आगे निकल के आ गए, जैसे मालेगांव है, जैसे परभणी है, दुलिया है, ऐसे 5-6 कॉर्पोरेशन से हम लोग काफ़ी आगे हैं। तो एकदम पीछे पूरे महाराष्ट्र में हम लोग नहीं है। 86% भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इससे हमको समाधान किया ये नहीं होना है, हमें तो 95% के ऊपर जाना है। इसकी हिस्ट्री थोड़ा लेना बहुत ज़रूरी है भिवंडी की। हमने 2013 में एक सर्वे किया, तो उसमें हमें पता चला कि हमारे प्रमाण है पूरे इम्यूनाइजेशन का, सभी बच्चों को सभी टीके जो दिए, 44% बच्चों को सब टीके मिले हुए हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया
एनालिसिस करके फिर हमने ये देखा कि हम लोग मुस्लिम भाइयों में कितना है, नॉन मुस्लिम में कितना है, इसको डिवाइड करके देखा तो वो देख के हम लोग एकदम चौंक गए। तो उसमें जो है ना नॉन मुस्लिम में आया 68% और मुस्लिम में ओनली 29% था, ओनली 29%, वो जमाने में 29% सिर्फ। तो ये जो कवरेज है, फिर जो हमने अभी हमने चेक किया तो हमारा कितना 86% है ना, 86%। तो इसमें भी हमने हम करके देखा, अलग अलग करके देखा तो मुस्लिम भाइयों में हमारा 29% से बढ़ के 84% तक आ गया और नॉन मुस्लिम में हमारा 96% है, जितना चाहिए उतना है। तो हमें अभी 84% से हम लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन हमें 84% तक नहीं रुकना, इससे हमारा काम नहीं बनता है। हमको उसको 95% के ऊपर लेके जाना है। ये जब लेके जाएंगे 90% के बाद, 95% के बाद में जो है ना बीमारी एकदम धीरे 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 खत्म हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं यहाँ से हमारा शुरू हुआ था सिलसिला 2014 में, फिर हमारे अलग से मॉनिटरिंग अलग से किया हमने, अलग से मॉनिटरिंग करने के बाद में 39% से लेकर बढ़ते 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 86% पे आया। लेकिन ये साल में अभी तक जो हुआ है उसमें 1% कम हो गया। तो मुझे लगता है हम लोग वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन आगे वाला थोड़ा मुश्किल जाएगा, उसके लिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और ये कम होने की और भी एक वजह हो सकती है कि पिछले ये साल में जो है ना शुरुआत में और पिछले साल के आखिर में जो है ना वो हमारा आशा और आंगनबाड़ी ANM का स्ट्राइक हुआ, शायद इस वजह से हमारा कम हुआ होगा, एक वजह हो सकती है। देखिए मतलब 22 दिन 20 दिन 44 दिन कितने लोग, बहुत सारे लोग 80 लोग 195 लोग, ये लोग जो है ना ये सब स्ट्राइक पे थे, इसकी वजह से शायद वो थोड़ा हमारा ये कम हो गया होगा। फिर हमें मालूम पड़ेगा, दिसंबर तक मालूम पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश अभी सभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत सारे मेंबर्स हमको काम करने के लिए मिले हैं, फील्ड में लोग काम करेंगे। कौन से एरिया में कम है हमारा कॉलेज, में कहाँ कम है, हमारे 86% से नीचे कहाँ पर है, एवरेज से कम कहाँ पर है? सबसे कम है भंडारी कंपाउंड के एरिया में, बाद में है ईदगाह रोड, आजमी नगर, औचित पाड़ा, अंजरपाड़ा, गायत्री नगर, शांति नगर, नदी नाला और ढूलापुर। इन एरिया में, इन सेंटर के एरिया में हमारा कवरेज जो है बहुत कम है। यहाँ पर लोग थोड़े से लेने से मना करते हैं। अभी हम लोग वही रीजन पे जाएंगे कि भाई क्यों मना करते, देखेंगे मना क्यों करते, कुछ लोग लेते क्यों नहीं। अच्छा, एक हमने एक चेक किया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, हम लोग नहीं पहुँच पा रहे, ऐसा भी हो सकता है कि लोग लेने को तैयार, लेकिन हमारा सेंटर है वहाँ पे कैंप ही नहीं लग रहा है। तो ये सब चेक करने के बाद में हमने पूरा एनालिसिस करके, बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है ANM की, उसके हर एक एरिया का पॉपुलेशन गिन के वहाँ पर एक एक सेशन लगाया जाता है। ऐसे करीब करीब हमारे 600 कैंप लगते हैं हर महीने में पूरे एरिया में, ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पर कैंप नहीं लगता है। और उसका जब हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, मूल्यमापन करते हैं, उसमें हमें पता चला कि कोई ऐसा ये नहीं बोला कि भाई हमको सेशन नहीं मिला, सेशन बहुत दूर है, या सेशन जल्दी बंद कर दिया, कैंप जल्दी बंद कर दिया, कैंप वाले अच्छे बात नहीं करते, ये कोई वजह नहीं है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर के साइड से आज की तारीख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जो कुछ जो लोग हैं जिनमें कुछ गलत फहमी है, कुछ थोड़े से डाउट्स हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो अभी हमने रीजन निकाल के देखा उसमें, तो 20% लोग जो बच्चे हैं जो नहीं ले रहे, उसमें से 20% ये बोलते हैं कि वो मना करते हैं हमको नहीं लेना है, और 43% बोलते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, और 4% बोलते नहीं और वो एक बच्चा रोता है, उसका पैर जो होता है। तो ये तीनों रीजन जो है ना 40, 60, 65 और करीब 70% जो लोग ना बोल रहे हैं, उसमें 70% का सभी का वजह एक ही है, ये अलग अलग एरिया है, ये रिफ्यूजल इसलिए कि उसको डर लगता है, इसको ये तीनों एक साथ एक ही इसमें मिक्स कर सकते हैं, एक ही ग्रुप है, इन लोग किसी न किसी वजह से मना करते हैं। तो अभी आगे आप देखेंगे तो ये जो तीन चीजें हमने जो देखी है, उसमें से क्या वजह हो सकती है। एक देखिए, आज में बेदारी नॉट अवेयर, तो ये भी रीजन अभी खत्म हो गया है। अभी सभी लोगों को घर में टीकाकरण लेना है। टीके के बाद में बच्चे का बहुत रोना, वो एक वैक्सीन है जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा रोता है, सब बच्चे नहीं रोते, कुछ कुछ रोते हैं। दूसरा है टीके की वजह से बुखार आना, वो एक टीका है जिसकी वजह से थोड़ा बुखार भी आता है, थोड़ा बुखार भी आता है। और एक कभी कभी जो है ना कुछ बच्चों के पैर में थोड़ी सूजन आती है, लेकिन ये 1-2 दिन में ये कम हो जाते हैं, जनरली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन क्या है, जो नए लोग होते हैं, जो मुझे अपने भाई मजदूर भाई जो आते बाहर गाँव से काम करने के लिए, फिर वो पैर सूजन हो गया तो डर जाते हैं कि यार बच्चा तो अच्छा था, इंजेक्शन देके और बीमार हो गया, फिर वो अगले टाइम आना बंद कर देता है, अगले टाइम से आना बंद कर देता है। तो ये बाद में जो है घर से कामों से छुट्टी नहीं मिलना, ये वजह वगैरह अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको उतना टाइम मिल जाता है। ठीक है, एक जगह मालूम नहीं, ये भी नहीं हर जगह होता है, यह जगह का बहुत दूर होना, ये भी नहीं घर के पास में होता है। हर एक केस में घर के पास में उसका आंगनबाड़ी में उसका टीकाकरण का सेंटर होता है। टीके का कार्ड ना होना, ये पहले जमाने में ऐसा होता था, कार्ड नहीं रहे तो अरे कार्ड नहीं रहे तो उनको नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता, कार्ड नहीं भी रहा तो भी इंजेक्शन देते हैं। तो ये सब वजह में जो 3 वजह है, इसकी वजह से लोग जो है
टीका लेना बंद कर देते। अब इसमें एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो वजह है कि भाई हमारे 86% है ना, 95% क्यों नहीं है? हालांकि ये जो BCG वैक्सीन जो होता है ना बचपन में, वो 99% लोग लेते हैं, भिवंडी में भी, मुस्लिम में भी, नॉन मुस्लिम में, सभी में 99% लेते हैं। और पहला डोज जो होता है ना 1.5 महीने का, वो 95% लोग लेते हैं, मुस्लिम में भी और नॉन मुस्लिम में भी, मतलब सभी लोग लेते हैं पहला टीका। और पहला टीके के बाद में जो ये 2-3 प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, अगला नहीं लेता। इस वजह से वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में उनका 95 से 86% हुआ है। बस ये यहीं पर हमारी गाड़ी जो है यहीं पटकी हुई है। बस ये 3 वजह अगर हम लोगों को समझा दें कि भाई ये 3 वजह कोई बड़ी बहुत सीरियस बात नहीं है, इससे आप गोली लेंगे तो कम हो जाएगा, आशा से बात करो, उनको फ़ोन करो, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई सीरियस बात नहीं। ये अगर लोगों को एक बार समझ में आ जाए, और तो जाहिर है, समझो मैं मजदूर हूँ, मैं इसमें कुलूम में काम कर रहा हूँ रात भर, तो दिन में मैं सोना चाहता हूँ। बच्चा अगर रोना, इंजेक्शन के बाद में रोना लगे तो वो पिता, उसका फादर बोलते हैं कि अरे यार ये बच्चों क्यों रो रहा है, मेरी नींद नहीं हो रही, तो उसको वाइफ को बताया अगले टाइम से इसको नहीं देना है। बस ये इतनी छोटी छोटी वजह से ये जो टीकाकरण का प्रमाण जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में वो कम है, बस और कोई वजह नहीं है। बस ये 3 वजह कम हो जाए, हम लोग 95 के ऊपर चले जाएंगे। तो मैं अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमारा क्या रोल है, क्या क्या ये वजह है, तो मैं डॉक्टर खराज साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके ऊपर हमें अब तक आपने देखा है कितनी बीमारियाँ, कितने वैक्सीन, बीमारी में क्या क्या होता है, थोड़ी गाढ़ी बात है और होना सही है। लेकिन अभी हम फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये बीमारियों के बारे में सर ने बताया, वैक्सीन के बारे में बताया, क्या हम फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट देता है ये बताया, तो हम इसमें हमारा योगदान क्या दे सकते हैं, हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है आज, ये हम देखेंगे। सामान्य टीकाकरण बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, ये सामान्य बात है। रूटीन इम्यूनाइजेशन हम बोलते हैं, रूटीन बात है कि टीके सब जो सर ने यहाँ पर बताए, BCG से लेके तो मिडल तक, ये सब हम देखते हैं, हर बच्चे को देना है। और ये भिवंडी में कुछ साल पहले सर ने एक ग्राफ यहाँ पर बताया, 10 साल पहले का, 2014 में हम कहाँ थे, 2024 में हम कहाँ हैं। 2014 में हम 39% पे थे, आज हम 86% पे हैं। और आने वाले कुछ सालों में मतलब जल्दी से जल्दी हमको 95% के आगे जाना है। 95% से आगे जाने के लिए हम हमारा योगदान क्या दे सकते हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 86%। सर ने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी में 29% से 84% तक आए हैं, सिर्फ 10% बाकी है। 10 साल में इतना फासला हमने तय किया था, हुआ है, अभी सिर्फ 10% बचा है। अगर 10% हम कवर कर लेते हैं, 96%, 97% तक जाते हैं, तो इस शहर का कोई बच्चा इस बीमारी से, इन बीमारियों से बीमार नहीं होगा, किसी बच्चे की इन बीमारियों से डेथ नहीं होगी। इसके लिए हमें हमारा योगदान देना है। और आज आपको मीडिया पर्सन को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है कि हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं कि जल्दी से जल्द हम ये हेल्थ डिपार्टमेंट को 95% से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने में अपनी मदद करें। हमारी मंजिल क्या है? मंजिल यही है कि जल्द से जल्द हमको 96% से ज़्यादा पहुंचना है। यहाँ पर एक गावी नाम का एक प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि गावी के अंदर हम भिवंडी को लिया है। गावी का मतलब है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन इनिशिएटिव। एक करीबन 25-26 कंट्री में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें इंडिया एक कंट्री है। इंडिया में 120 डिस्ट्रिक्ट ये गावी के अंदर लिए गए हैं। 120 में से 4 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ महाराष्ट्र को मिले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का काम वैक्सीनेशन में काफ़ी अच्छा है। 4 डिस्ट्रिक्ट में थाना, मुंबई, पुणे और नासिक, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है।
उसमें भी प्राथमिकता 4 महानगर पालिका को दी गई है, भिवंडी, मालेगांव, पिंपरी चिंचवड और मुंबई, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन की काफ़ी दिक्कतें हैं, वैक्सीनेशन कम है। इन जगह पे हम 85 तक मैक्सिमम, भिवंडी, पिंपरी चिंचवड का तो 85 से भी कम है, मालेगांव का और कम है, बॉम्बे का कुछ एरिया का, कुछ जो बड़े बड़े एरियाज है जैसे गोवंडी, कुर्ला वगैरह, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन बहुत कम है। इसलिए उन वार्ड को लेके भिवंडी को भी लिया है। अभी ये गावी प्रोजेक्ट में हमारा साथ कौन दे रहा है? तो 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, यूनिसेफ है, WHO है, जागतिक आरोग्य संगठन, देन UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और JSI, जॉन स्नो ऑफ इंडिया। ये 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये वैक्सीनेशन के लिए ये चारों महानगर पालिका में हमको सहयोग दे रही है। अभी इसमें सिविल सोशल ऑर्गेनाइजेशन कुछ है जिनके सहयोग से ये वैक्सीनेशन हम बढ़ाने वाले हैं। गवर्नमेंट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, महानगर पालिका सब प्रयास कर रहे हैं और इनको हमको अपना सपोर्ट देना है एज ए मीडिया पर्सन। स्थानीय स्तर पर इतने सारे लोग एक टीकाकरण के लिए, सामान्य टीकाकरण बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वैद्यकीय आरोग्य विभाग इनका जिम्मेदारी है, आशा से लेके तो ANM तक, मेडिकल ऑफिसर तक सब लोग ये टीकाकरण बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए आप मीडिया, मौलाना, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, समाज के जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, प्राइवेट डॉक्टर्स, कॉलेज के प्राध्यापक, स्टूडेंट्स सब हमको यहाँ पर सहयोग करते हैं। महिला आरोग्य समिति है, बचत गट सदस्य है, इन सब की मदद से हम 86% तक पहुँचे हैं और आगे हमको और आगे जाना है। अब हम मीडिया पर्सन बोल के हमारा योगदान क्या दे सकते हैं, बहुत कम इसमें मैं बताऊंगा। मस्जिद से माइक पर टीकाकरण का आह्वान करना चाहिए, उद्घोषणा करना चाहिए, ये हमने मौलाना लोगों को, मीडिया लीडर को तो बताया है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उनको प्रेरित करने का कार्य करें, उसमें हमारा सहयोग दें। टीकाकरण सत्र जगह जगह लगता है, जैसा भाई साहब ने बताया कि एक जगह इनको समझ में आई कि वहाँ पर टीकाकरण सत्र फैमिली से काफ़ी दूर है, तो लोगों को रिक्शा से जाना पड़ता है। तो ऐसा जहाँ पर भी सत्र लगता है, उन दिन जिस दिन सत्र है उस दिन लोग, बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर टीकाकरण लेने के लिए आए, ऐसा अपील करना है। अगर आपके एरिया में वो सत्र है तो आप अपील कर सकते हैं, आपके पहचान वाले लोगों को बता सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज डाल सकते हैं, कुछ आपका एक आधा वीडियो बना के फंक्शन में भी आप दिखा सकते हो। पब्लिक मीटिंग में कई जगह आप जाते हो, वहाँ पर अगर 2 मिनट का आप ये आह्वान करेंगे लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा टीकाकरण फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, जिसको अगर प्राइवेट में जाएंगे तो 25,000 से 1 लाख रुपए तक भी खर्चा आ सकता है। म्यूनसिपालिटी फ्री ऑफ चार्ज दे रही है तो सबने लेना चाहिए। कुछ स्पेशल इवेंट होते हैं, त्यौहार होते हैं, जहाँ पर पब्लिक को टीकाकरण करने के लिए आप अपील कर सकते हैं। ये एक आपसे एक्सपेक्टेशन है। सोशल मीडिया पर बार बार इस विषय में जानकारी या आह्वान आप दे सकते हैं। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, उसमें अगर आपका मैसेज जाता है तो कोई सामान्य व्यक्ति मैसेज दे या और आप मैसेज दे, इसमें बहुत फर्क होता है। आपके लोग मानते हैं, आपका एक अलग स्टेटस है, इसलिए आपसे हम यह उम्मीद करते हैं। कम टीकाकरण वाले क्षेत्र में टीका नकारने वालों की मुलाकात या आह्वान भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हमारा आह्वान पेपर में या टीवी पे, केबल पर चलता था। अभी जो 10% बचा है, बहुत डिफिकल्ट बात है और उसके लिए सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा।
हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर अगर कुछ ऐसी तकलीफ आती है और अगर हम आपको बुलाते हैं कि भाई इनको समझाओ, तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे आकर वहाँ पर कम्युनिटी में भी हमारा सहयोग देंगे। टीकाकरण जरूरत का आह्वान की वीडियो पब्लिक मीटिंग में, मेडिकल कैंप में टीका नकारने वाले जो है सोशल मीडिया पे हम अपलोड कर सकते हैं। जितने बार ये बातें हम लोगों को बताएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमारा टीकाकरण बढ़ेगा, 95% के ऊपर हम जाएंगे। ज्येष्ठ नागरिक यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हमारे हैं, उनके लिए म्यूनसिपालिटी कभी कभी कैंप लेती है, बच्चों के लिए कैंप लेते हैं, महिलाओं के लिए कैंप होते हैं। तो ऐसे कैंप में भी आप अगर कुछ आपका 1 मिनट का वीडियो बना के दे, तो हम वहाँ पर वो वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि एक आदमी हर जगह कैंप में तो नहीं पहुँच पाता। और टीकाकरण में बढ़ोतरी के लिए आज हम आपसे कुछ सुझाव चाहते हैं। जितना हमारे दिमाग में आया हमने तो आपको बताया कि भाई हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। जैसा भाई साहब ने बताया कि टीकाकरण का और नंबर बढ़ाना चाहिए उस एरिया में, तो लोगों को खर्चा ना करना पड़े, बहुत अच्छा सुझाव है। ऐसे और सुझाव आपसे हम चाहते हैं। नहीं, हमको पता इनको देना नहीं है, तो ये डिफिकल्ट पॉपुलेशन बचा है। उस क्षेत्र में जो मालिक आदमी है, जिनकी बात वो लोग मानते हैं, बिल्कुल उस आदमी को कन्विंस करके वहाँ पे लेके जाना चाहिए, उनको वहाँ पर लेके जाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है, तालियां होना चाहिए, बराबर। और लेकिन हमको ईदगाह पे भेजा जा रहा है, तो इसके लिए क्या क्या किया जाए? देखिए, टीकाकरण के लिए कहीं भी कोई भी ना नहीं बोलता है। हो सकता है उस कर्मचारी की गलती होगी, तो वो अभी हम नोट कर ले रहे, उनको बता देंगे कि कोई भी टीकाकरण क्षेत्र में आप सिर्फ अपना जो कार्ड दिया जा हुआ रहता है, वो कार्ड लेकर अगर जाता है तो उसको टीका मिलता है। नॉट ओनली भिवंडी का आदमी बच्चे को लेके यूपी में भी जाएगा तो उसको वहाँ पे टीका मिलेगा। सिर्फ कार्ड जरूरी है, क्योंकि उसको पहले क्या मिला है और क्या बाकी है, कौन से उम्र में मिला है, कौन से उम्र में क्या लेना है, इसके लिए। नहीं, इस ताल्लुक से जो हम लोग मौलाना साहब, बहुत लोगों को लोग कंफ्यूज थे, हम लोगों ने कन्विंस भी किया, डॉक्टर बुसरा भी थी, हम लोग साथ में बहुत लोगों को हेल्प किए। लेकिन अभी आज जो है मुझे जो बोला है वो मैं बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं नोट कर लिया है। ये पाल साहब ने जो पहले बात कही, बहुत अच्छी बात है। अभी तो गवर्नमेंट सिस्टम में ये ऑप्शन मौजूद है कि बच्चा अगर घर में भी पैदा हुआ है, आप अगर सिस्टम को कॉल करते हैं, इत्तला देते हैं, या उस एरिया का जो आरोग्य केंद्र है वहाँ पर भी किसी का नंबर अगर आप बताते हैं, या जिस हॉस्पिटल में प्राइवेट में भी बच्चा अगर पैदा हुआ है और वो सिस्टम को कॉल करते हैं, और ये सिस्टम में है उनको नंबर भी दिया हुआ है कि जो आरोग्य केंद्र जिस हॉस्पिटल के अंडर में आता है, उस आरोग्य केंद्र के किसी भी सिस्टर को या वहाँ की BHM को या MO को कॉल करें, वो हॉस्पिटल में प्राइवेट में भी जाके टीका देंगे। एवं प्राइवेट जो घर में बच्चा हुआ है, अगर उसकी पोजीशन बाहर लाने जैसी नहीं है, कुछ डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो घर पे भी जाकर वो टीका दे सकते हैं। और अभी आपने भाई साहब ने एक बात बताई कि करीब में एक सेंटर है, लेकिन दूसरे सेंटर पर जाने की बात नहीं है। एक ऑनलाइन एंट्री होती है, रजिस्ट्रेशन होता है। पहला बच्चा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट के कुछ पैसे हैं, 5,000, दूसरे के कुछ 3,000 वगैरह वगैरह। अगर उसके मुतालिका आरोग्य केंद्र में वो जाएगा तभी वो पैसा मिलेगा। जिस एरिया को रहता है, एरिया डिसाइड है। दूसरे आरोग्य केंद्र पर अगर वो गया हुआ है तो वहाँ की सिस्टर यही बोलेगी कि आप अपने इस सेंटर पर जाएं तो आपको ये लाभ मिलेगा गवर्नमेंट का। टीका तो हम दे देंगे, लेकिन वो ऑनलाइन एंट्री आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप उस सेंटर में आपका घर आता है। तो ये मुश्किलात कभी कभी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी टीका वहाँ पर मिलेगा। अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर बुशरा को बताएं, मुझे बताएं, डॉक्टर खराब को, किसी को भी बता सकते हैं कि किसी भी आरोग्य केंद्र पर कहीं भी कोई रहता हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वो भिवंडी के किसी एक आरोग्य सेंटर पर आता है, उसको टीका दिया जाएगा। लेकिन ये बताया जाएगा कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फला आरोग्य केंद्र में आता है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको एक इंदिरा नंबर मिलता है और उस पर गवर्नमेंट की सहूलत आपको मिलती है। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसा अभी मौलाना ने कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन ने रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद उसको जो 5,000 रुपये पहले बच्चे पे मिलता है,
अगर किसी लेडी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्राइवेट में उसकी डिलीवरी हो गई, फिर वो जब जाते हैं तो उनको 5,000 नहीं मिलता, ऐसा मैंने सुना है। मैडम को पैसा हुआ है? वापस से बताओ। मतलब एक लेडी प्रेग्नेंट हुई और उस पहला बच्चा है उसका, और वो आरोग्य केंद्र में गई नहीं अपना रजिस्ट्रेशन कराने, उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दर्ज कराया, वहाँ डिलीवरी हो गई। अब उसके बाद जब वो टीके के लिए जाती है तो वहाँ पे बोलते हैं कि भाई तुमने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्या टीका नहीं? टीका नहीं, वो 5,000 रुपये। 4 मरतबा प्रेग्नेंट हामिला खातून को चेकअप कराना है। इस 4 मरतबा चेकअप कराने के एवज पे ही वो पैसा रखा गया है, ताकि हामिला खातून मुकम्मल वो चेकअप कराती रहे, बच्चा और जच्चा दोनों की सेहत का उसको इल्म होता रहे, ताकि डिलीवरी में जो इमरजेंसी मुश्किलात आती वो ना आए। इसीलिए 4 चेकअप, और वो 4 चेकअप का रिकॉर्ड जहाँ पर होगा वहीं से वो पैसे का अलॉटमेंट किया जाएगा, वहीं से वो फॉर्म भरा जाएगा। तो ये पैसे यकीनन अगर आपका पहले से इंतराज है और एमसीटी कार्ड जो मदर का बनता है हामिला खातून का, वो कार्ड आपका है और उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब भी तो एंट्री होगी वो पैसा आएगा। अगर घर में पैदाइश होगी है बच्चे की तो कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। उनको का सपोर्ट पैसा दे, उनसे अपनापन पैसा रखे, ये सब हमको सिखा रहे हैं। अभी हो सकता है कि कुछ जो नई आशाएं आई है उनका ट्रेनिंग बाकी है। हर एक का तो सोचने का, बात करने का तरीका अलग होता है। उनको भी मैडम भी मीटिंग में बार बार बताते हैं कि भाई पब्लिक के साथ अच्छा बिहेव करो। कोविड में आपने सबने तो ये सब देखा ही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया, तो कोविड हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। यहाँ पर कहीं कहीं ये बातें होती होगी तो उसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट है और हम उनके साथ में हैं। इसके बारे में गौर से सोचेंगे, बिल्कुल उनको ट्रेनिंग में ये बताएंगे कि ऐसा व्यवहार नहीं लिया था, उनकी वजह पूछी गई थी उनको। तो ये देखिए 2023 में देखिए, ये 23 में ये सब वजह है, उसमें से एक वजह ये भी पूछी गई थी, अनफ्रेंडली बिहेवियर ऑफ हेल्थ वर्कर। मतलब एएनएम जो ठीक से बात नहीं करती है, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो तभी हमारा था 3.5% लोगों ने बोला था कि हमसे आशा एएनएम ठीक से बात नहीं करते। आप जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है, लेकिन उसका हमारा जो तरीका होता है इसको कैसे मॉनिटर करना है वो है 3.5% लोगों ने जरूर बोला है। अभी ये साल का हमारा मॉनिटरिंग का डाटा है पिछले 5 महीने का, पिछले 5 महीने का। इसमें ये जो आंकड़ा है अनफ्रेंडली बिहेवियर ऑफ हेल्थ वर्कर 0%। मतलब ये जो चीज आप बोल रहे हैं इसके ऊपर हम लोग बहुत मेहनत ले रहे हैं। सब हेल्थ वर्कर को हर ट्रेनिंग में बताते हैं कि जब हमारा कोई बच्चा आता है तो वो हमारा कस्टमर जैसा है। अब प्राइवेट में कैसे, अगर कंपनी में रहेंगे तो आप कैसे बात करते हैं लोगों से, आपको कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कैसे बात करते हैं, तो ठीक उसी तरह आपको बात करना है, आपकी ड्यूटी है। तो ये चीज़ हम लोग हर मीटिंग में उनको ट्रेनिंग में बोलते रहते हैं और ये चीज़ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती जा रही है। देखो यहाँ पर ये 24 में 0% हुआ है अभी तक, पिछले टाइम 3.5% था, शायद उसके पहले शायद ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज होगा। तो ये धीरे धीरे इशू जो है ना आप जो बोल रहे हैं इसके ऊपर पूरा अमल कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी केयर करके उसको करेक्शन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। डाटा जो है किस बेस पे? हाँ, हे जे मुलं आहे हे आपण जेव्हा एरियामध्ये जातो ना, आम्ही एरिया में जाते हैं, हम लोग बच्चे को चेक करते हैं, उसका पूरा कार्ड लेके आपण जो 0% डाटा दिला ना, हाँ। आता आमच्या पत्रकार बंधूंनी सांगितलं की मी स्वतः गेल्यानंतर मला ते अनुभवाला आलं, मग 0% कसा? नाही बघा ना, हा सॅम्पल डाटा आहे ना, तर एखादा आणखी असू शकेल ना, आणखी 0.1% आणखी सॅम्पलमध्ये सगळे नाही आहेत ना, आणखी थोडासा 1% असेल आणखी काय, तर त्याच्यावरती आपला पूर्ण प्रयत्न प्रत्येक मीटिंग मध्ये आपण त्यांना हे सांगत मीटिंग मध्ये तुम्ही सांगाल ते ऐकतील, बाहेर गेल्यानंतर त्यांचा जो बिहेवियर आहे हो. स्वभावाला औषध नसतंय, हो बरोबर, त्या पद्धतीने ते बाहेर वागत असतील. हो, हो. आपल्या जो डाटाचा जो हे आहे तुमचं मॅप आहे, हो. त्या मॅप मध्ये 0% नाही आलं पाहिजे असं मला हा ते एकदम 0% काय येतं बघा. आपण सॅम्पल जे आहे ना सगळ्या मुलांना आपण भेटू नाही शकत, त्याच्यामध्ये जो सॅम्पल आपण ज्या मुलांना भेटतो त्याच्यामधला हा पर्सेंटेज आहे. तर नेहमी सॅम्पलिंग डाटाला नेहमी थोडंसं लिमिटेशन असतं, थोडंसं ते आपल्याला ते कन्सिडर करावं लागतं. हाँ, ये 0% नहीं होगा. हमारे बच्चे रह जाएंगे, हमारे शहर में प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, एनर्जी हमारे शहर के बच्चों की हमारे बच्चों की जाने वाली है. हमें यकीनन मशवरे अच्छे देने हैं और खुद जो कुछ यहाँ बताएगा फॉलो करने के लिए अपने शहर को बचाना है बीमारी से. तो हम सब तैयार हैं इसके लिए.
जो डॉक्टर चौहान साहब ने बताया, डॉक्टर खन्ना साहब ने बताया, मैडम आपका बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया। आप सभी ने, तकरीबन सबको मैंने कॉल किया होगा, आप सभी लोग आए, स्पेशली मेरी जानिब से आपको थैंक्स और शुक्रिया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर कन्वीनर चूंकि यहाँ पर सर्वजनीन महिला संस्था की कन्वीनर सुजाता मैडम है, बुशरा मैडम भी यहाँ पर मौजूद है। मशवरे तो आ गए और आपके सजेशन भी आ गए। बुशरा मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? तो 1 मिनट जो कुछ बोलना चाहें तो बोल दो, फिर मैडम, क्योंकि नमाज का वक्त है, खाना रेडी है, फौरन हम खाना खा के जाएंगे, उसी बात मैडम थैंक्स करेंगे। जो भी सजेशन आपका, एक मीटिंग थी एक्चुअली, इसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गई। जो भी सजेशन है वो हमने नोट किए और आपने जो भी बोला है, जैसे सर ने अगर यहाँ बताए भी थे कि 0 हमारे पास है तो वो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड सर ने जो इंटरव्यू ली होगी, लेकिन और डिसीज के लिए और चीज़ों के लिए जो ओपीडी में मिसबिहेव हुआ होगा या कोई और चीज़ के लिए वो भी हम नोट करेंगे। आईपीसी स्कीम पे जो हमको बात करना चाहिए उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स होती रहती है। स्पेशली मैं इस चीज़ का, इस मीटिंग का रेफरेंस देके हम बताएंगे कि शहर के जो मौजूद लोग हैं, जो रिस्पेक्टफुल लोग हैं, वो उन्होंने ये कंप्लेन किए तो उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। और साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन पे हम काम कर ही रहे हैं, उसमें हमको काफ़ी अच्छा एक 39 से हम 85 पे पहुंचे, लेकिन 85 को हमको 95 तक लाना है। जैसे हमने कोविड को खत्म किया सिर्फ आप सबके साथ की वजह से, और उस टाइम पे भी हमने सब मिलके काम किए, और आगे भी हम हर डिसीज के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, अभी बारिश आ रही है, हमको मलेरिया पे काम करना है, उसके लिए भी हम अलग अलग ये बना रहे हैं, तो मैं उसके लिए प्रेस नोट देती रहूंगी। और जो सजेशन आपने दिए, जैसे इसका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का, उसका हम एक प्रेस नोट जारी करेंगे, और आईपीसी स्कीम पे हमारी ट्रेनिंग होगी। बाकी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हैं। कभी मैं मीटिंग में हूँ या कोई वजह से नहीं फोन उठाई हूँ, इंदिरा गांधी का जो आपने बताया उस पर हमारा हॉस्पिटल जब चालू हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो तकलीफें दूर हो जाएगी। पर जो भी आपने सजेशन दिए वो मेरे को एक तो फोन आता है तो मैं बराबर उनसे कोऑर्डिनेट करती हूँ, और वहाँ के भी डॉक्टर काफी ओवर बर्डन है तो उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं ठीक से सिस्टर बात नहीं की या मौसी ने बात नहीं की, वो प्रॉब्लम आता ही है, तो उस पर वहाँ की मैडम से भी बात करेंगे। जो आप लोगों ने सुझाव दिया है उसमें से मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि जो पत्रकार है, प्रिंट मीडिया है और यूट्यूब चैनल्स वाले भी हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यूट्यूब चैनल्स वालों को, जो मौलवी हमारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अगर आप बाइट लेते हैं तो अच्छा होगा, तो वो बाइट सब जगह फैल जाएगा और लोग उसके अमल करेंगे इस बारे में। दूसरी बात ये है कि जैसे प्रिंट मीडिया है तो वो अगर कोई अच्छा काम करता है, मतलब आशा वर्कर है या और भी कोई लोग है या हेल्थ सिस्टम को, जैसे 1-2 डॉक्टर मुझे मिले गायत्री नगर में, वो बहुत ही अच्छा कन्विंस करते हैं। अगर आप इनका इंटरव्यू लेते हैं और उसका स्टोरी टाइप अगर बनाते हैं और मीडिया में लाते हैं तो वो बाकी के डॉक्टर भी ये हो जाएंगे कि अरे ये 2 डॉक्टर अच्छा काम करें तो हम क्यों नहीं करें, ऐसे हो सकता है। और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी मिल सकती है कि वो किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसा। तो दूसरी बात ये, ऐसी जो स्टोरी रहती है जो अच्छा काम, लास्ट टाइम मैंने एक फादर का जो रिक्शा वाला है उनका एक वीडियो बना था, और वो वीडियो इतना अच्छा किया था उन्होंने, मतलब उनको उसकी अहमियत क्या है, किस तरह से वो जरूरी है देने के लिए, वो अपने वाइफ को भी छोड़ के वो खुद इम्यूनाइजेशन बराबर अच्छी तरह से करता है और बाकी के आजू बाजू के लोगों को भी बताए। तो ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। अभी उसको जरूरी नहीं है, वो तो रिक्शा वाला, वो बोल सकता है मुझे टाइम किधर है ये सब करने के लिए, मगर वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों की अगर आप स्टोरी हाईलाइट करते हैं, हाँ यूट्यूब चैनल पर या उसकी बाइट लेते हैं, तो वो आम पब्लिक को ये हो जाएगा कि अरे यार अपने जैसा रिक्शा वाला इतना बोल रहा है, अच्छी तरह से बोल रहा है, तो वो अपने लैंग्वेज में भी बोलता है ना। शायद हमारी लैंग्वेज थोड़ी कठिन होती है लोगों को समझने में, तो अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह से पहुंच जाएगा। वो मैसेज जो है वो मैसेज वो अच्छी तरह से दे रहा है। तो ये एक ऐसा आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए कि किसी का बाइट लेना है, किसी की स्टोरी करना है, तो हम लोग है। ये एक बात मुझे कहना था। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि जैसे सर ने पूछा कि अब 0% नहीं, हम मानते हैं बिल्कुल, क्योंकि आदमी का बिहेवियर चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। लोग चेंज इतना इजीली होते नहीं, मगर ये जो है वो ये रहता है कि जो लोगों की तकरार रहती है उसका परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी थोड़ा सुधार है। और एक मैं बात कहना चाहूँगी, जो टेक्निकल स्टाफ रहते हैं जैसे एनएम है वगैरह, इनको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा रहता है,
मगर कम्युनिकेशन का जो जरिया रहता है आम पब्लिक जो बोलते हैं कि पब्लिक के सामने पब्लिक के साथ में किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए उसका थोड़ा सा कम होगा। हर एक का व्यक्तिगत ये रहता है ना, मतलब 2000 स्टेज के सामने लोगों के सामने हम बात कर सकते हैं, मगर एक आशा वर्कर को खड़े करेंगे तो वो थक हो जाएगी, आधा बोलेगी आधा नहीं बोले, ऐसा है ना, तो थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम कोशिश करें, आप भी कोशिश कीजिए। और मैं एक अनाउंस यहाँ पर करना चाहते हैं कि हमारे यूनिसेफ और SMUS संस्था की तरफ से पत्रकारों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से है कि जो भी किसी भी चीज़ का अगर हेल्थ का है या और कोई सामाजिक क्षेत्र में, तो उसका डाटा कहाँ से मिलता है, वो डाटा जनरेट कहाँ होता है, किस तरह से मिलता है, उस डाटे को ऑथराइज है कि नहीं है, वो पक्का है, श्योर है, ट्रू है कि नहीं है, ये सब देखने का काम कहाँ से होता है, किस तरह से हम ले सकते हैं उस डाटे को, और वो इस्तेमाल करने का भी तरीका होता है। मतलब ये पत्रकारिता के लिए जो पत्रकार लोग हैं उनके लिए वो एक ट्रेनिंग है, और वो ऑनलाइन है, 2 महीने का ट्रेनिंग है। अगर आप उसमें जुड़ते तो शायद मुझे लगता है कि वो पत्रकार का जो स्टेटस है उससे बढ़ जाएगा, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोग ने सिर्फ लेडीज लोगों का लिया था, इस टाइम में थोड़ा हमने ओपन किया है। अगर जिनको करना है तो अपना नाम दे, सिर्फ एक अट है उसमें कि वो कंटिन्यू करना है, हर हफ्ते में एक मीटिंग होगी ऑनलाइन, वो कंटिन्यू 2 महीना करना है, और यूनिसेफ की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलना। तो मुझे ये अनाउंस करना था, और बाकी थैंक्स। टाइम हो गया, खाने की तरफ जाएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है वो नाम जरूर लिख देंगे। आपकी साइन और नाम अगर नहीं आया तो नुकसान होगा, बिल देना पड़ेगा, तो खाना रह जाएगा। आप सभी लोग जरूर साइन कर दें, कॉन्टेक्ट में डालें। अच्छा आ गए।